हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आफ्टर फ्री फॉल वी हैव मास एंड वेट। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स जो लिखे हैं बहुत आपको कॉमनली एक तो सेम लगते होंगे। काफी बार हमने इसे सेम जगह पे इस्तेमाल किया है और ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम मास बोल रहे हैं या वेट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें इसके बेसिक डिफरेंस के बारे में पता नहीं है। बट नाउ वी आर डीलिंग विद दैट ब्रांच ऑफ साइंस। हम क्योंकि फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो वो हमें क्लियरली स्टेट करेगी कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन इससे पहले हम क्या समझ चुके हैं, हमारा फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया है। सो दैट विल हेल्प कि हम मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सबसे पहले देखेंगे हमारा मास क्या है और इसी तरीके से फोर्स वाले चैप्टर में भी हमने समझा है मास, इनर्शिया, न्यूटन्स के बाकी लॉज को भी अच्छे से समझा है कि किस तरीके से फोर्स का उसमें उसके लॉज होते हैं, हाउ डज इट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, चलिए सो अब पहले मैं मास के साथ आपको स्टार्ट करती हूँ। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय द स्टेट ऑफ इनर्शिया। दैट इज वाई मैं बार बार फोर्स की बात कर रही थी, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही हमने इनर्शिया वर्ड सुन लिया था और उसको समझा भी कैसे था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक स्टेट होती है जो वो चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, एक डिफॉल्ट स्टेट जिसमें वो रहता है वो कहलाई जाती है हमारी इनर्शिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि बेसिकली जो आपका मास है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो डिपेंड करता है उसी बॉडी के इनर्शिया पे। यानी कि मास को मेजर करना आसान है किसके रिस्पेक्ट में, इनर्शिया। सो व्हाट वाज इनर्शिया? फॉर हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन इट्स स्टेट विदाउट चेंजिंग। तो कितनी देर तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल स्टेट में जिसमें भी वो बैठा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी बैठे हैं, कब तक, अगर आपको बोला जाए ना कि पूरे दिन नहीं हिलना है तो आप ऐसे ही फोन लेके पूरे दिन बैठ सकते हो। We very well know this, है ना। सो यही हमारा इनर्शिया है। इजी है, बहुत जल्दी से अपने एग्जांपल्स के साथ तो तुम्हें समझ आएगा। तो चलिए, सो मास क्या हो गया, हमने इतना समझा है कि मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनर्शिया यानी कि हमारी सेम स्टेट में रहने की जो पोजीशन होती है, टेंडेंसी होती है, उससे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, सो वी कैन से ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द मास। तो जितना ज्यादा किसी बॉडी का इनर्शिया होगा यानी अपनी ही स्टेट में विदाउट चेंजिंग द स्टेट में रहने की टेंडेंसी होगी, उतना ही ज्यादा उस बॉडी का मास होगा। ये वी कैन से दिस एज वाइस वर्सा। हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा किसी भी बॉडी का मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। यानी कि अगर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है तो उसको मूव करना, उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, अपने आप रिलेट करो, पता है मुझे सारे दिमाग में आ रही चीजें। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह सकते हैं, कंक्लूड कैसे कर सकती हूँ मैं, मास विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। तो यहाँ पर मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ। लोकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहीं से हमारा मास और वेट का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझ आने वाला है। तो अभी तक हमने मास में ये समझा है कि मास चाहे कहीं भी हो, हमारी बॉडी चाहे कहीं भी हो, किसी भी और हेवनली बॉडी पे हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, बट हमेशा उस बॉडी का जो मास होगा दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। यहाँ से हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आता है वेट का। तो वेट क्या है, डिफरेंस क्या है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वेट जो है ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ग्रेविटी को भी अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार दोनों पॉइंट्स को मैं, ग्रेविटी को भी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल्सो वेटलेसनेस को क्या कहते हैं उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी एंड वेटलेसनेस ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ये वेटलेसनेस क्या है, ऐसा नहीं है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने इस स्टेट की जरूर बात करी है। क्या था कि जब भी हम किसी और स्टेट में जाते हैं, किसी और मीडियम में, फॉर सपोज अगर हमारी बॉडी अर्थ छोड़ के स्पेस में जा चुकी है तो वहां पर उतना इजीली वी कैन नॉट वॉक, हम उतना इजीली वॉक नहीं कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं, बेसिकली चल नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
तो यहाँ पर एक बार दोनों को एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी से हमारा वेट का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अर्थ ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो अर्थ की ग्रेविटी क्या है भाई? अर्थ की ग्रेविटी तो एक फोर्स है, हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसकी वजह से सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपना प्रीवियस चैप्टर भी ना सारे कॉन्सेप्ट इससे रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। सो नाउ वेटलेसनेस और जीरो ग्रेविटी, हम उसे जीरो ग्रेविटी भी कह सकते हैं, इज एक्सपीरियंस्ड ऑन स्पेस बिकॉज ऑफ स्पेस पुअर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम वेटलेसनेस को कैसे लेकर समझ सकते हैं? बिकॉज ऑफ द स्पेस पुअर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वहां पर ग्रेविटी तो जरूर है, ग्रेविटी हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, क्योंकि हर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करते हैं। बट बात ये आती है कि कितनी ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है ग्रेविटी का, कि एक ऑब्जेक्ट पे, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहले ऑब्जेक्ट की वजह से असर पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी वहां पर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि भाई स्पेस की जो ग्रेविटी है वो है तो सही, बट इट इज नोन एज दी जीरो ग्रेविटी। व्हाई? बिकॉज वो बहुत ही पुअर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ हम दोनों चीजों को समझ लिया है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी पे हम है, सो हाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली स्टैंड ऑन अर्थ। आपको भी पता है आई एम स्टैंडिंग राइट अवे, इस वक्त आप बैठे भी हैं, तो वो बैठने का रीजन भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, राइट। चलो अब वेटलेसनेस क्या हो गया, एक बार इस एग्जांपल के साथ भी थोड़ा सा समझते हैं। एन एस्ट्रोनॉट कैन फील हिज वेट ऑन अर्थ। यस, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर है या कोई भी एक पर्सन की अगर हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करें, तो इजीली अगर वो अर्थ पे है, जब तक वो अर्थ पे है, ही कैन इजीली फील हिज वेट। लाइकवाइज जिस तरीके से इस वक्त हम और मैं और आप दोनों अपना वेट को मेजर कर सकते हैं, इनफैक्ट उसे फील कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि इफ आई एम स्टैंडिंग और नॉट, इजीली हम उसे फील कर सकते हैं। बट ये केस सेम नहीं रहता है व्हेन वी मूव टू दी स्पेस। तो जैसे ही हम स्पेस की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अपने अर्थ को उसे बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को फील नहीं कर सकते हैं, टच कर सकते हैं बट उसका वेट फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, वो बेसिकली क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। अगर आपने इस टाइप के और भी वीडियोस देखे होंगे, जब भी कोई नासा से या कहीं से ऐसे कुछ आते हैं, हमारे न्यूज आती है, उसमें दिखाते हैं कि लैंड हुआ है, मून पे हो गया, कोई और प्लैनेट पे अगर कोई बात चल रही है, स्पेस पे, देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर आप उसके मिडिल के बीच के आप उसके अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, काफी सारी इस पे सीरीज भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स वहां पे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी काम है तो वो ऐसे उड़ते उड़ते हवा में काम कर रहे होते हैं, व्हाइल ईटिंग और व्हाइल स्लीपिंग, एवरीथिंग, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वहां की जो ग्रेविटी है वो आपको स्टैंड नहीं होने देगी, इतनी पुअर ग्रेविटेशनल फोर्स है कि यू कैन नॉट फील योर वेट। तो अब आप यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि वेट को मैं बार बार ग्रेविटी से किस तरीके से जोड़ रही हूँ, ठीक है। सो चलो मूव करते हैं आगे। सो नाउ दैट इज अ बॉडी ऑन अर्थ एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई भी बॉडी अगर अर्थ पे है तो वो ग्रेविटी की वजह से अपने वेट को फील कर पा रही है, यानी कि एक फोर्स को फील कर पा रही है। बट इन स्पेस दे आर अनएबल टू एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। लेकिन अगर वही बॉडी जब स्पेस में पहुंचती है तो वो जो एक अर्थ की वजह से उसको फोर्स मिल रही थी, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स मिल रही थी, वो फोर्स अब नहीं मिल पा रही है, यानी कि यहाँ पर जो स्पेस की ग्रेविटी है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है कि आपकी बॉडी को वहां पर खड़ा होने दे सके, ठीक है। सो thus we can say weight is a force। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस को कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट कुछ और नहीं है बल्कि एक टाइप का फोर्स है। कैसे कह सकते थे? बिकॉज ये फोर्स का ही तो कॉन्सेप्ट है जो अर्थ पे और स्पेस में डिफरेंशिएट कर रहा था। अर्थ पे हम ग्रेविटी की फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तभी हमें यहाँ पे फील होता है दैट वी आर स्टैंडिंग और वी आर सिटिंग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्पेस पे चले जाते हैं
तो बिकॉज कि हम उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए ना ही हमें खड़े होने का ना ही हमें बैठने का पता चलता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट वेट इज अ फोर्स। फाइन, चलिए सो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने किस तरीके से मास और वेट का जो कॉन्सेप्ट था मैं वो रिलेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें इंटरेस्टिंगली क्या पता चला है कि वेट कुछ और नहीं है बल्कि एक टाइप की फोर्स है। तो ये जो हम देखते हैं ना, जब भी मेजर किया जाता है अलग अलग जगहों पे और रेलवे स्टेशन पे तो खासकर मिलता है, वो 1 रुपए का कॉइन डाल के आप देखते हैं। तो आगे से कभी भी अगर ऐसी मशीन को देखोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो हम मेजर कर रहे हैं ये कुछ और नहीं बट हमारी एक फोर्स है। क्या फोर्स है? जिसकी वजह से हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। सो नाउ इट दिस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये मास से कहीं ना कहीं पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तभी आपका जो भी वेट आता है ऑलवेज यू रिप्रेजेंट इट इन केजी। तो कहीं ना कहीं आपके जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन है, लेकिन जब भी हम वेट को मेजर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 50 केजीज, 40 केजीज, 20 केजीज, है ना। चाहे हम किसी सब्जी या फल को भी वेट को मेजर करते हैं तब भी हम उसे किलोग्राम और ग्राम में बात करते हैं। तो यानी कि वो मास से कहीं ना कहीं तो इस तरीके से रिलेटेड है कि हम उसकी सेम यूनिट उसमें यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 10 केजी, दैट मीन्स मैं उसके मास की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट उस जगह पे हम बहुत कॉमनली कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते हैं? वेट यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड को यूज करना या इंटरमिक्स करना गलत है, बट यहाँ पर आपको क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि दोनों को हम इंटरमिक्स करते हैं किस बेसिस पे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें पता ही है, हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास वेट आ गया है, वी ऑल्सो नो कि वेट क्या है? एक फोर्स है। तो वेट का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। नॉट ओनली अर्थ, अगर यही वेट अगर मून पे देखा जाएगा तो उसी सेम बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से हम मून पर ट्रैवल करते हैं और वहां पे लैंड करते हैं तो वहां पे जो मेरी बॉडी का मास विल रिमेन सेम, बट वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो सो यहाँ से मैंने क्या निकाला? वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, सो सिंस g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस, therefore we can say, हम क्या कह सकते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है कि जितना भी कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है। यानी कि हर जगह की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग है। दैट मीन्स कि अगर मैं अर्थ पे हूँ तो जी का एक वैल्यू होगा, यहाँ पर नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर हम अर्थ मून पे मूव करते हैं या किसी भी और हेवनली बॉडी पे मूव करते हैं तो वहां पर आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया है कि एट अ पर्टिकुलर स्पेस हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जो हमारा वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या रिलेशन है कि जिस तरीके से आपका मास इंक्रीज होगा बिल्कुल उसी तरीके से आपका वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हमारे अर्थ पे ही, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल वैल्यू कांस्टेंट है एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मेरी बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कह पाते हैं कि हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है। इफ यू पुट ऑन वेट, बहुत बार आपने ये वर्ड को, फ्रेज को काफी सुना है कि एट यू पुट ऑन वेट, यानी कि आपका वेट बढ़ गया है। और व्हाइल वी मेजर, जब हम उसे जब भी जाके वेइंग मशीन पे मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे ये तो वेट ज्यादा है। तो बेसिकली वो वेट क्यों है?
बेसिकली हम उसमें क्या बात कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। मास इंक्रीज हो रहा है और मास ही डिक्रीज होता है, बट क्योंकि मास और वेट एक ही बात है, व्हाई, बिकॉज हम दोनों ही चीजों को कहाँ मेजर कर रहे हैं, अर्थ पे मेजर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने अपना वेट अर्थ पे मेजर किया है और कुछ 6 महीने बाद मैं मून पे करने वाली हूँ, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। सो बिकॉज इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो जी की वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम, वो तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेट और मास है वो कहीं ना कहीं एक ही कॉन्सेप्ट से डील करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी समटाइम कंसीडर वेट एज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी वजह से हम कह पाते हैं कि कई बार हमारा जो वेट है हम उसे सेम मानते हैं अपने बॉडी के मास के साथ, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो इतना बड़ा कंफ्यूजन था जो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट हुआ होगा कि भाई मास वेट कैसे रिलेटेड है और हम तो उसे हर जगह पे एक ही तरीके से यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो क्लियर हो चुका होगा। कहीं भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सो यहाँ पर हम इसे कंक्लूड करते हैं मास और वेट को एक बार। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो मास है दैट विल रिमेन सेम एवरीवेयर, चाहे वो कोई भी और प्लैनेट हो। जब भी आप इन फ्यूचर जानने वाले हो, डिस्कवरीज करोगे, अच्छे अलग अलग प्लैनेट्स पे लाइफ को इन्वेंट करोगे, तो वहां पर आप हमेशा याद रखोगे कि जो आपके बॉडी का मास है दैट विल रिमेन सेम। तो क्या चेंज होने वाला है, वेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो वेट है दैट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दी यूनिट्स, वेट इज अ फोर्स, SI यूनिट ऑफ वेट विल बी सेम एज फोर्स। तो हमें यहाँ पर ये पता है कि भाई वेट एक फोर्स है, तो मतलब कि फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, वही सेम फोर्स हमारे वेट के फोर्स में यूनिट में भी इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और हमेशा ये जो वेट होता है ये कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। व्हाई, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा जो इसका डायरेक्शन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे की तरह रहता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या पिक्चर में आ रहा है, हमारी डायरेक्शन आ रही है। तो दैट इज व्हाई वेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि वेट के पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो मास का है ही, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्शन, ठीक है। वेयरएज अगर मैं सिर्फ मास की बात करूं, क्योंकि उसने हर जगह पे सेम रहना है चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है। डायरेक्शन अगर उल्टा करके हमें नाप लिया जाए, चाहे सीधा कर ले, बट हमारा जो मास रहने वाला है दैट विल रिमेन सेम। अब ये करना नहीं है, ठीक है, बट हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाता है विद द चेंज इन द डायरेक्शन और द मीडियम ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा मास एंड वेट।